हेलो डियर स्टूडेंट, कल हमने ऑक्सीजन जो गैस है उसका परिवहन है वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कि मतलब कि ऑक्सीजन का वियोजन कब होता है, ऑक्सीजन कब हीमोग्लोबिन से टूटती है। ऑक्सीजन वियोजन को प्रभावित करने वाले जो कारक है ये पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखो, आपने पढ़ा है हीमोग्लोबिन, पढ़ा है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का अपने प्रमुख जो फंक्शन है, मतलब कि प्रमुख कार्य पड़ा है कि गैसों का क्या करना, आदान प्रदान। यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है और CO2 बाइंड होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एयर सैक जो है वायु कोश से कहाँ पर लेकर जाता है, कोशिका के अंदर, और कोशिका से CO2 को हीमोग्लोबिन कहाँ पर लेकर आता है, एयर सैक वायु कोश के अंदर लेकर आता है। मतलब कि जो गैसें होती हैं उसका जो परिवहन है, उसका परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने पढ़ रखा है। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है प्रभावित करने वाले कारक में तापमान। तापमान देखो, जैसे जैसे बॉडी का तापमान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बॉडी का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने के कारण ऑक्सीजन का वियोजन, तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन का वियोजन भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान के साथ ऑक्सीजन का वियोजन, मतलब कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या हो रही है, टूट रही है, अलग हो रही है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो रही है, अलग हो रही है तापमान बढ़ाने से। जितना तापमान बढ़ाएंगे उतना ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या होगा, अलग होगा। नंबर 2, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आंशिक दाब जब ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब जब ज़्यादा होता है, उस समय ऑक्सीजन का वियोजन कम होता है। इसका मतलब देखो, यहाँ पर ये वायुकोश हैं और ये रक्तवाहिनी है और ये क्या है, कोशिका है। तो वायुकोश के अंदर आंशिक दाब ऑक्सीजन का ज़्यादा है। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब जब ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब जब ज़्यादा होता है, उस समय ऑक्सीजन का वियोजन कम होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कम अलग होती है। हीमोग्लोबिन से मतलब कि अलग होना वियोजन कहलाता है। वियोजन यहाँ पे क्या होगा, कम। ठीक है। नंबर 3, CO2 का आंशिक दाब, CO2 का आंशिक दाब। CO2 का आंशिक दाब जब ज़्यादा होगा, CO2 का आंशिक दाब ज़्यादा कहाँ पर होगा, वायुकोश में नहीं होगा, रक्तवाहिनी में नहीं होगा। सबसे ज़्यादा CO2 का आंशिक दाब होता है कोशिका में। ठीक है, तो यहाँ पर CO2 का आंशिक दाब ज़्यादा है। आंशिक दाब ज़्यादा होने के कारण हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ेगी। यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ेगी, CO2 जुड़ेगी। कहाँ पर, जहाँ पर CO2 का आंशिक दाब ज़्यादा होता है कोशिका के अंदर। ठीक है, जुड़ने के बाद वो क्या करती है, उसका परिवहन करती है उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ, CO2 का आंशिक दाब जब ज़्यादा होगा, CO2 का आंशिक दाब ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का वियोजन भी ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन का वियोजन भी ज़्यादा होगा। क्यों, CO2 ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज़्यादा अलग होगा, और ज़्यादा अलग होगा तो उसके साथ कौन जुड़ेगा, CO2 जुड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की संतृप्तता क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस नियम को या इस प्रभाव को बोर प्रभाव कहा जाता है। बोर प्रभाव, देखो समझने की कोशिश करना। CO2 का आंशिक दाब ज़्यादा होगा, इन तीनों जगह में सबसे ज़्यादा CO2 का आंशिक दाब कोशिका में है, और जहाँ पर CO2 का आंशिक दाब ज़्यादा होगा वहाँ पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज़्यादा हटेगी। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज़्यादा हटेगी, जिसके कारण इसका वियोजन भी बढ़ेगा।
हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का हटना वियोजन होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाएगी, CO2 जुड़ जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन की संतृप्तता क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, हीमोग्लोबिन संतृप्त हो जाएगा। तो इस प्रभाव को बोला जाता है बोर प्रभाव, ठीक है। नंबर 4 पर आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की सांद्रता, हीमोग्लोबिन की सांद्रता, इसका मतलब क्या होता है, देखो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कम जुड़ेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कम जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन का वियोजन भी क्या होगा, कम होगा। हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम जुड़ेगा, ऑक्सीजन कम जुड़ेगा तो वियोजन भी कम होगा, ठीक है। यदि हीमोग्लोबिन की सांद्रता बढ़ा दें, हम ज़्यादा कर दें, ये बढ़ा दी, तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन भी ज़्यादा जुड़ेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ेगी तो उसका वियोजन भी ज़्यादा होगा। हीमोग्लोबिन की सांद्रता कम है, ऑक्सीजन मतलब कि कम बाइंड होगी किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ, और जब कम बाइंड होगी तो ऑक्सीजन जो है उसका वियोजन भी क्या होगा, कम। हीमोग्लोबिन की सांद्रता यदि हम बढ़ाते हैं, ये लो बढ़ा दी, ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ेगा तो वियोजन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कारण हैं ऑक्सीजन वियोजन को प्रभावित करने वाले, ये कुछ कारण हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं CO2 का परिवहन। नंबर 1 हो गया अपना ऑक्सीजन का परिवहन, नंबर 2 पर आता है CO2 का परिवहन। देखिए सबसे पहली बात, CO2 सबसे पहले कहाँ पर आती है, ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ पर आती है, ये रक्तवाहिनी है, ये वायुकोश है, और ये क्या है, कोशिका है। सबसे पहले ऑक्सीजन वायुकोश से रक्तवाहिनी में, रक्तवाहिनी से कोशिका में, और कोशिका में जैसे ही जाएगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कोशिका के ज़्यादा अंदर एंटर करेगी तो ये जो ग्लूकोज है कोशिका के अंदर उसके साथ उतनी ही ज़्यादा जुड़ेगी, और उतनी ही ज़्यादा जुड़ेगी तो इसका ऑक्सीकरण उतना ही ज़्यादा होगा, और क्या बनेगी, CO2 H2O प्लस एनर्जी, यानी कि क्या बनी है, CO2 बनी है। अब इस CO2 को इस कोशिका से कहाँ पर भेजा जाता है, रक्तवाहिनी में, रक्तवाहिनी से वायुकोश में, और वायुकोश से उच्च श्वसन के द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, शरीर के बाहर। CO2 भी क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है, CO2 भी क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है जो गैसीय अवस्था में होता है, उसे हम उच्च श्वसन के दौरान शरीर से बाहर निकालते हैं। जो CO2 होती है, CO2 उसका परिवहन ऑक्सीजन की तुलना में 20 गुना ज़्यादा होता है, 20 गुना ज़्यादा होता है, यानी कि रक्त के साथ CO2 ऑक्सीजन की तुलना में 20 गुना ज़्यादा क्या होती है, प्रवाहित होती है। हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में, हमारा हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन जो है, 5 लीटर जो रक्त है ना, 5 लीटर रक्त उसका क्या करता है, परिवहन करता है, 5 लीटर रक्त का क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी CO2 का परिवहन होगा, 1 मिनट में कितनी CO2 का परिवहन होगा। देखो सबसे पहले 100 ml रक्त 4 ml CO2 का परिवहन करता है, और हमारा हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड का क्या करता है, परिवहन। तो 1 मिनट में कितनी CO2 का परिवहन होगा, 100 ml 4 को करता है, तो 1000 ml कितने को करेंगे, 1000 ml 40 इंटू 5 200 ml, 200 ml रक्त, 200 ml जो CO2 है उसका परिवहन होगा 1 मिनट में, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना, हमारा हृदय 1 मिनट में 5 लीटर
रक्त का परिवहन करता है और 100 ml रक्त 4 ml CO2 का परिवहन करता है। तो 1 मिनट में कितना CO2 का परिवहन होगा? 100 ml 4 ml को करता है, 1000 के कितने को करेगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 ml CO2 का परिवहन होगा 1 मिनट में। ठीक है। उसके बाद CO2 जो है उसका जो परिवहन होता है, उसका परिवहन 3 कारणों से होता है, मतलब कि 3 कारकों से होता है। नंबर एक पर आता है कार्बनिक अम्ल के रूप में। कार्बनिक अम्ल के रूप में, कार्बनिक अम्ल के रूप में ओनली 7% CO2 का क्या होता है? परिवहन होता है। कार्बनिक अम्ल के रूप में सिर्फ और सिर्फ 7% CO2 का परिवहन होता है। देखो सबसे पहले होता क्या है, वही बात, ये डिपेंड करता है सिर्फ प्रेशर के ऊपर, आंशिक दाब के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो अभी हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पर कोशिका के अंदर, यहाँ से कौन गई? ऑक्सीजन। कहाँ पर गई? रक्तवाहिनी में। रक्तवाहिनी से कहाँ पर गई? कोशिका में। कोशिका में जाने के बाद इसने क्या कर दिया? परिवहन कर दिया। क्या कर दिया? भोजन का ऑक्सीकरण, क्या बनी? CO2। यानी कि CO2 की कंसंट्रेशन अब कहाँ पर ज़्यादा है? CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कोशिका में। इस कोशिका से होता क्या है? इस कोशिका से CO2 कहाँ पर जाती है? रक्त में जाती है। कोशिका से कहाँ पर जाती है? रक्त में। और रक्त में जाकर ये क्या करती है? तो CO2 का प्रेशर कोशिका में ज़्यादा है, इसलिए CO2 कोशिका से कहाँ पर जाएगी? रक्त में। और रक्त का जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर होता है H2O जल, उसके साथ में जुड़ती हैं और जुड़कर क्या बना लेती हैं? जुड़कर बनाती हैं H2CO3। क्या बना लेती है? H2CO3। यानी कि कोशिका के अंदर CO2 का आंशिक दाब ज़्यादा था। ये CO2 कहाँ पर आएगी? रक्तवाहिनी में। और रक्तवाहिनी में आकर रक्त में उपस्थित जो जल है उसके साथ क्रिया करके क्या बना लेती? कार्बनिक अम्ल H2CO3। तो इस तरीके से 7% CO2 का क्या होता है? परिवहन होता है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है बाइकार्बोनेट के रूप में। नंबर 2 पर आता है बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट, इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले वही सभी में वही बस डिपेंड करता है एक आंशिक दाब के ऊपर। तो देखो सबसे पहले CO2 है, 1 मिनट, ये है अपना पूरा एक रक्त, और रक्त का क्या है? ये ब्लड प्लाज्मा और प्लाज्मा जो है, रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या होती है? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये हो गई अपनी RBC। ये क्या है? RBC है। तो सबसे पहले होता क्या है? CO2 कहाँ पर आएगी? कोशिका से सबसे पहले CO2 आएगी किसमें? रक्त के अंदर। ये पूरा क्या है? एक रक्त है, ठीक है। और इस रक्त में आने के बाद ये CO2 एंटर कर गई इस रक्त के अंदर, और इस रक्त से ही जाती है RBC के अंदर। ये चलेगी RBC के अंदर। RBC में जो जल होता है उसके साथ ये क्रिया करती है, CO2 H2O, इसके साथ क्या करेगी? क्रिया करेगी, और क्रिया करके क्या बनाती है? वही H2CO3 बनाती है, H2CO3 बनाती है। और इस RBC के अंदर पहले से ही क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और वो हीमोग्लोबिन जुड़ा होता है K के साथ, पोटेशियम हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद इस H2CO3 का क्या होता है? विघटन होता है, और ये जो विघटन होता है उसके बाद ये बनता है HCO3 माइनस प्लस हाइड्रोजन, प्लस क्या बनता है? हाइड्रोजन। और इसी समय
ब्लड जो प्लाज्मा है उस ब्लड प्लाज्मा में होता है NaCl, क्योंकि आपने पढ़ा है रक्त के अंदर रक्त का रासायनिक संगठन, और उस रासायनिक संगठन में क्या होते हैं, NaCl भी होता है, अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है। ये NaCl क्या है, इसका क्या होगा, विघटन होगा। विघटन होने के बाद ये बनेगा Na+ और प्लस Cl-। ये Cl- एंटर करता है इस RBC के अंदर, जी कर गया, ठीक है। करने के बाद इस पोटेशियम हीमोग्लोबिन का होता है विघटन, और विघटन होने के बाद ये बनता है K+ और Hb-। K+ और Hb हीमोग्लोबिन बनता है। ये हीमोग्लोबिन इस हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करेगी और बनाएगी HHb, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये K+ इस Cl- के साथ क्रिया करके बनाता है NaCl, ठीक है। बच क्या गया, HCO3-। ये HCO3- आता है वापस से प्लाज्मा में, ये आ गया HCO3-। और ये इस सोडियम के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और ये बनाता है यहाँ पर आने के बाद NaHCO3, क्या बना लेता है, NaHCO3। तो इस तरीके से जो ये बाइकार्बोनेट बना है, इस बाइकार्बोनेट के द्वारा लगभग 70% CO2 का परिवहन होता है। कार्बनिक अम्ल के रूप में ओनली 7%, बाइकार्बोनेट के रूप में 70 यानी कि 70% CO2 का क्या होता है, परिवहन। देखो होता कैसे, सबसे पहले भोजन का ऑक्सीकरण होगा, कोशिका में CO2 बनेगी, कोशिका से कहाँ पर आएगी, रक्तवाहिनी में, रक्तवाहिनी से किस में आएगी, रक्त में, और रक्त का जो प्लाज्मा है उसमें आ जाती है कौन, CO2। और ये जो CO2 है, और ये CO2 उसके बाद कहाँ पर जाती है, हीमोग्लोबिन उसके RBC के अंदर, ये हो गया RBC में क्या होता है, वाटर के साथ क्या होती है, बाइंड होती है, क्या बनाती है, H2CO3। और उसी टाइम इसके अंदर RBC में कौन होता है, हीमोग्लोबिन, जो K के साथ जुड़ा होता है, KHB। इसका वापस से क्या होता है, विघटन होता है HCO3- प्लस हाइड्रोजन, इसका विघटन होगा K+ Hb बनेगा। और इसी समय जो प्लाज्मा में NaCl होता है उसका विघटन होगा, Na+ बनेगा, Cl- कहाँ पर जाएगा, RBC में, और ये Cl- RBC में उपस्थित K+ के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, KCl, क्या बनाएगा, KCl, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच क्या गया, HCO3-। ये कहाँ पर जाएगा, प्लाज्मा में आएगा, प्लाज्मा में आके किससे जुड़ेगा, Na से, क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ से कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ से जाएगा कहाँ पर, वायु कोश में, और वायु कोश से उच्च श्वसन के दौरान शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। तो इस तरीके से 70% CO2 का क्या होता है, परिवहन होता है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। नंबर 3 पर आता है कार्ब नंबर 3 पर आता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। बाकी बचा हुआ 23% CO2 का परिवहन कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, वही सांद्रता यानी कि CO2 जो है उसकी आंशिक दाब के ऊपर निर्भर होता है। कोशिका में क्या होता है, CO2 बनती है, और ये CO2 जो है वो किसके साथ बाइंड होती है, CO2 सबसे पहले कोशिका से किस में आएगी, रक्तवाहिनी में, रक्तवाहिनी में क्या होता है, वही कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन यानी कि HbNH2COOH इसके साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, इसके साथ क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। और जुड़कर क्या करती है, इसका परिवहन करती है, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या बनाती है, बाद में जाके
सॉरी CO2 नहीं है, Hb, NH2 और CO2। देखो होता कैसे, सबसे पहले 23% कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा CO2 का क्या होता है, परिवहन। और ये किसके साथ में जुड़ती है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है CO2। CO2 आने के बाद आती है किस में, एयर सैक में, वायु कोश में। और वायु कोश में आकर ये क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है। क्या हो जाती है, टूट जाती है, यानी कि CO2 क्या होती है यहाँ पे बाहर निकल जाती है यहाँ से। ठीक है, तो एक छोटा सा एक प्रभाव है हेल्डेन प्रभाव। हेल्डेन प्रभाव क्या होता है, हेल्डेन प्रभाव। देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ने पर, ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ने पर CO2 जो है उसका वियोजन, CO2 का वियोजन बढ़ता है। समझे इस बात को। ये रक्तवाहिनी, ये वायुकोश, वायुकोश के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा होता है, CO2 जो है उसका आंशिक दाब कम होता है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा है, तो इसके साथ में हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ेगी उतना ही यहाँ से CO2 क्या होगा, हटेगा, यानी कि CO2 का वियोजन बढ़ता जाएगा। तो हेल्डेन प्रभाव यही बोलता है कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ने से CO2 का वियोजन भी बढ़ता जाता है। तो इस प्रभाव को बोला जाता है हेल्डेन प्रभाव। ठीक है, उसके बाद में इसका वियोजन होता कैसे, इसका वियोजन होता कैसे। सारी की सारी जो CO2 है कोशिका, कोशिका से रक्तवाहिनी, और रक्तवाहिनी से कहाँ पर आती हैं, एयर सैक, वायुकोश यानी कि फेफड़ों में आती है। और वहाँ पर आके ये बना था स्टार्टिंग में H2CO3, ये टूटता है किसमें, H2O में प्लस CO2 में। CO2 क्या होगी, अलग होगी, उच्च शोषण के दौरान शरीर से बाहर चली गई। उसके बाद में NaHCO3 ये बना था, ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया। CO2 बनी, ये भी उच्च शोषण के द्वारा शरीर के बाहर। उसके बाद में NHB NH2COOH ये बनाएगा NH और CO2 बनेगी, ये भी कहाँ जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, CO2 का परिवहन होता है। यानी कि कोशिका में जो CO2 बनी है वो कोशिका से आंशिक दाब के कारण रक्तवाहिनी में आती है, और रक्तवाहिनी से कहाँ चली जाती है, वायुकोश में, और वायुकोश से शरीर की बाहर। ठीक है, यहाँ पर NH आएगा ओनली। ठीक है।